हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2017 का जो आपका नवंबर का पेपर हुआ था, उसमें हम लोग सेकंड पेपर का देखेंगे। सेकंड पेपर यानी ज्योग्राफी का पहले 3 पेपर होते थे, ठीक, जिसमें सेकंड पेपर में आपका 50 प्रश्न और थर्ड पेपर में 75 होते थे। तो जिसमें 50 है ये आपका फर्स्ट पार्ट में हम लोग 25 देखेंगे सेकंड पेपर का, और नेक्स्ट डे 25 देखेंगे। और ये आपके एक प्रैक्टिस सेट के रूप में ही यहाँ पे कराया जाएगा। आपको जहाँ भी आंसर सही लगे आप वहाँ पे कमेंट करिएगा, जहाँ पे आपको लगे नहीं इसका ये होना चाहिए तो वहाँ भी आपको कमेंट करना है, ठीक। और उसके पहले स्टार्ट करने से पहले कल वाला जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी का हम लोग देख रहे थे, उसमें 2 प्रश्नों में त्रुटियां रह गई थी। तो उन प्रश्नों को पहले देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। पहला ये था कि जो लैकोलिथ की वहाँ पे बात हुई थी, लैकोलिथ की, तो यहाँ पे देख लीजिए कि लैकोलिथ जो पहला स्टेटमेंट दिया था कि धरातल पर, तो जैसे आप जानते हैं कि जितनी भी वोल्केनिक आपके लैंडफॉर्म्स होते हैं, इवन ये आपका जो वोल्केनिक कोन या कार्डेरा को छोड़ के सभी जो हैं वो आपके कहाँ पे होते हैं, धरातल के नीचे, ठीक। जो लावा है वो ठंडा होके जब जम जाता है तो उसी वजह से उसका निर्माण होता है। तो ये आपका क्या होते हैं, धरातल के नीचे ही होते हैं। तो उसका जो स्टेटमेंट था हमने जो है भूलवश आपका दोनों सही बता दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैथोलिथ है ये, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि ताकि आप सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर सकें। और ये आपका लैकोलिथ है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से एक और क्लियर हो गया आपका डाइक। डाइक जो है ये आपका वर्टिकल होता है और जो सिल है ये आपका हॉरिजेंटल होता है। यहाँ पे देखिए सिल, ठीक, क्लियर हुआ। तो सिल ये हो गया, ये आपका डाइक हो गया, ये लैपोलिथ हो गया, ये बैथोलिथ हो गया, और ये आपका पूरा जो है ये प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं यानी प्लूटन्स, राइट। और ये जो है ये लावा का फ्लो है जो निकल रहा है, इसका फ्लो है। एक और यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है आप ही लोगों के लिए कि यहाँ से आपका और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वाधर बात की है कि ऊर्ध्वाधर जमाव जब होगा तो इसे डाइक कहा जाएगा, जब आपका क्षैतिज जमाव होगा तो उसे सिल कहा जाएगा। और ये आपका बैथोलिथ है जो प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं उससे। और ये जो यहाँ से आपका बैथोलिथ से जो लावा यहाँ पे है और तस्तरी नुमा यहाँ पे आपका जम जा रहा है, उल्टा तस्तरी आपका ऐसे होती है तो इसी का उल्टा मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे एक और बात दिया है, ये ऊपर देखिए कि जो आपका ये लैकोलिथ है ये कब एक्सपोज हो जाता है, जब इरोजन से यानी अपर्दन के द्वारा ये जो धरातल के समीप होते हैं लैकोलिथ जो बनते हैं वो क्या होते हैं कि अपर्दन के द्वारा वो दिखाई देने लगते हैं, राइट। ये आपका वोल्केनिक पाइप है, इससे आपका जो लावा है वो आ रहा है और यहाँ पे आपका वोल्केनिक कोन का निर्माण करता है। ओके, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग 2017 का नवंबर का पेपर नंबर 2, और यहाँ पे आपको 25 प्रश्न देखने हैं। चलिए यहाँ से हम लोग प्रश्न लेते हैं। देखिए 1-2 प्रश्नों की जो हम कोशिश करते हैं भूल नहीं करने का, चूँकि वीडियो जब भी बनाए जाते हैं तो लगातार बोलते रहने की वजह से थोड़ा सा एक हरासमेंट का वो लगता है, और इस वजह से लास्ट जो प्रश्न होते हैं या कहीं कहीं आपका एक आध पॉइंट से गड़बड़ियाँ हो जाती हैं जो मानवीय भूल होती हैं। और कल का एक प्रश्न और था जिसको हम भूल जा रहे थे कि उसमें पूछा था कि अपक्षय के अंतर्गत यानी रासायनिक अपक्षय में कौन से शामिल होते हैं। तो इसमें जो आपका रासायनिक अपक्षय के प्रोसेस होते हैं उसमें पूछा था, तो आपका एक कार्बोनेशन आपका रासायनिक अपक्षय का ही प्रोसेस है, जलयोजन हो गया, और आपका जो हाइड्रोलिसिस हो गया और ऑक्सीकरण, राइट। ये सभी आपके इसके पार्ट हैं, लेकिन जो उसमें एक आपका अपदलन बनाया था ये इसके भाग में नहीं आता है यानी प्रोसेस में नहीं आता है। तो दोनों क्लियर हुआ। चलिए इसी तरह से जो वहाँ भी आपको दिक्कत होगी उसका नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में हम पिन कर देते हैं उसके आंसर को, या नेक्स्ट वीडियो में उसका क्लैरिफिकेशन आपको
मिल जाएगा। जहाँ पे भी कोई दिक्कत हो आप लोग बताइएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मोहरोविक असंतता यानी कि जो मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी थी, पूछ रहा है कि प्रश्न पहला है 2017 का, किन के बीच ये सीमा का निर्माण करती है? महाद्वीपीय शिल्प, महासागरीय पटल, ये तो होगा नहीं क्योंकि महासागरों से संबंधित है नहीं उसका। दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल, परपटी और ऊपरी प्रवार, कोर और प्रवार। तो हमने आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी का प्रैक्टिस कराया था उसमें हमने आपको टोटल जितनी डिसकंटिन्यूटी थी उसको बताया था। जिस भी मित्र ने उसको लिख के रखा होगा वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो आपका मोहो असंबद्धता है या मोहरोविक असंबद्धता है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये आपका जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच पाई जाती है। याद करिएगा उसको। सबसे ऊपर हमने क्या बताया था आपको? कोनराड बताया था। कोनराड के बाद क्या बताया था? कोनराड आपका किसके किसके बीच है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसके बाद क्या बताया था? मोहरोविक। मोहरोविक आपका लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच है। फिर उसके बाद रेपिटी बताया था। तो रेपिटी आपका किन के बीच है? अपर और लोअर मेंटल दोनों के बीच, यानी मेंटल के बीच रेपिटी है, राइट। उसके बाद गुटेनबर्ग जो है कहाँ पे है? लोअर मेंटल और अपर कोर। गुटेनबर्ग के बाद लेमैन। लेमैन कहाँ पे? अपर कोर और लोअर कोर के बीच। तो कितनी टोटल असंबद्धताएँ हो गई आपका? 5। तो पांचों असंबद्धताएँ आपको याद रहना है क्योंकि ये आपका पूछा ही जाता है प्रश्नों को। अब ये जानिए कि यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है ये किस वजह से देखी जाती है? क्योंकि जो चट्टानें हैं, ठीक, असंबद्धता असंगत चट्टानों के जो घनत्व हैं उसमें अंतर हो जाता है, और जो उसमें आपके भूकंपी लहरें होती हैं या जो आपका भूकंपी तरंगे होती हैं, इनकी भी गति अलग अलग जगह अलग अलग होती है। तो चट्टानों के घनत्व के अंतर और उनमें लहरों की गति के अंतर को ये सभी प्रदर्शित करते हैं, राइट। यानी पृथ्वी के अंदर जैसे जाया जाएगा तो चट्टानों का घनत्व बढ़ता जाएगा, और घनत्व में वृद्धि दबाव और चट्टानों के पदार्थ के अनुसार ही पाई जाती है, राइट। तो यहाँ से आपने क्लियर किया। अब इसमें राइट कौन सा हो जाएगा आपका? परपटी और प्रवार। वैसे जो सही क्या है वो क्या है यहाँ पे आपका? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। ओके, नेक्स्ट आइए। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अभिवहन, अवनयन, अभिसरण या संवहन? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपने देखा होगा प्लेट विवर्तनिकी के को डिस्कस करते समय हमने आपको बताया था कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे क्या होती है? सबडक्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबडक्शन यानी अवनयन। तो यहाँ पे हिंदी देखिए आपका कठिन लग रहा होगा, जबकि सबडक्शन यानी कि यहाँ पे छेपित होना, सबडक्ट हो जाना, राइट। तो ये आपका क्या कहा जाएगा? जो आपस एक दूसरे की तरफ आएंगे इन किनारों को क्या कहा जाता है? अभिसरण प्लेट किनारा या अभिसारी प्लेट किनारा, विनाशी प्लेट किनारा। जब ये दूर जाते हैं तो उसे अपसारी प्लेट किनारा कहा जाता है, या इसे रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं जब दूर जाता है। अब देखिए कि एक दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इसे रचनात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कटकों का निर्माण होता है, यानी एक नई रचना का निर्माण होता है, इसलिए इसे रचनात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। जब एक दूसरे की तरफ ये आते हैं अभिसारी प्लेट किनारा कहा जाता है, इसे विनाशी प्लेट किनारा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चट्टान जो है, एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे प्लेटों का विनाश होता है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? नई चट्टानें बन रही हैं, जैसे आपका मिड अटलांटिक रिज, मध्य महासागरीय कटक। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट आते हैं। सैन एंड्रियाज भ्रंश। सैन एंड्रियाज भ्रंश किस प्रकार का भ्रंश है? ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतरिक भ्रंश, अभिसारी, प्रसारी, निमज्जनकारी। तो यहाँ पे जो आपका किस प्रकार का भ्रंश है ये? सैन एंड्रियाज। तो सैन एंड्रियाज क्या है कि आपका ये संरक्षित प्लेट सीमा किनारों के अंतर्गत ही आता है, और इसमें जो सैन एंड्रियाज भ्रंश बनेंगे तो आपका कैलिफोर्निया के पास है सैन एंड्रियाज। तो यदि आप
फिगर बना लीजिए यहाँ पे। चलिए मान लीजिए ये सपोज दैट ये, और यहीं आपका ये आपका क्या है, कैलिफोर्निया में, यहीं पे आपका सैन एंड्रियाज भ्रंश है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये आपका महासागरीय प्लेट किनारा है, ये महाद्वीपीय प्लेट किनारा है, राइट। तो ये संरक्षित प्लेट किनारे होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो भ्रंश बनेगा ये ट्रांसफॉर्म भ्रंश बनेगा, यानी रूपांतरित भ्रंश बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका नेक्स्ट है सरिता हिमी निक्षेप कौन सा है? पदस्थली यानी पेडी प्लेन, केम टेरेस, केम वेदिका, बाढ़कृत मैदान, लोयस का मैदान। तो जो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सरिता हिमी यानी आपका हिम वेदिका या हिमानी निक्षेप कौन सा है? तो आपका केम या केम वेदिका, राइट। केम वेदिका जो निक्षेप है ये हिमनद के अग्रभाग पर हिम के पिघलने के कारण जो मलबा है उसका निक्षेप जो है टीले के रूप में या ढेर के रूप में जमा हो जाता है, और इसी को कहते हैं केम, यानी जो इसका ये मलबा है ऊपर यहाँ पे टीले नुमा जम जाएगा, और इसे ही कहते हैं केम, और इसका ढाल क्या होता है? तीव्र होता है। नेक्स्ट आइए, प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन का सिद्धांत किसने दिया है? ये देखिए हमने आपसे पूछा भी था। तो जो अवतलन का सिद्धांत है या किसने दिया था, किस विद्वान ने दिया था? प्रवाल भित्ति से जो संबंधित था, डेली ने, डेविस ने, डटन ने या डार्विन ने? तो डटन ने क्या दिया था? डटन ने आपको हमने बताया था आइसोस्टेसी दिया था। डार्विन ने, डेली ने क्या दिया था? तो डेली का है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। डेविस का क्या है? तो डेविस महोदय का यहाँ पे इन्होंने अवतलन के सिद्धांत पे ही बात की थी, जो डेविस की संकल्पना थी। लेकिन जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, यानी कि जो किस विद्वान ने प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन का सिद्धांत दिया? तो डार्विन। लेकिन डेविस का भी सिद्धांत जो है आपका अवतलन सिद्धांत पर ही आधारित रहा है। नेक्स्ट है 1750 के बाद वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है? यानी कि 1750 के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि कितनी प्रतिशत दर्ज की गई? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 30 या 30% से अधिक? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30% से अधिक, ठीक। इसको हमने कराया था उसमें कि जब हम लोग पूरा वायु प्रदूषण को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हालांकि ये पूरा हमने आपको इस टाइम पीरियड की बात नहीं की थी, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि CO2 में कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई है, साथ ही साथ कितना ppm वृद्धि हुई थी 1750 के बाद, यानी पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको देखना है कि ITCZ का कथन का है कि ITCZ का स्थानांतरण भूमि की अपेक्षा समुद्र में अधिक होता है। भूमि की अपेक्षा समुद्र में अधिक होता है ऐसा बोल रहा है। भूमि की सतह जलाशयों की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या है? पहली बात तो ये देख लीजिए कि भूमि की सतह जलाशय की तुलना में अधिक गर्म हो जाती, बात सही है, क्योंकि स्थल भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, जल भाग लेट गर्म और लेट ठंडा होता है। तो ITCZ जो है इसका स्थानांतरण भी भूमि की अपेक्षा समुद्र पर अधिक नहीं होगा, क्योंकि जो ये आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसका ही पूरा हो जाएगा। फुल फॉर्म ITCZ का इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि ये आपका इसका स्थानांतरण भूमि की अपेक्षा समुद्र पे अधिक नहीं बल्कि कम होता है। यानी इसका स्थानांतरण की बात करें तो समुद्र में ज़्यादा होगा, भूमि पर कम होगा, क्यों, ठीक। नेक्स्ट आइए, इसमें राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। अगला है कि परावैगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया? अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स 1950 के दशक के बाद
1990 के दशक में, 2000 के दशक में, 2010 में। तो यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मापने के लिए जो ये एक सूचकांक विकसित किया पहली बार किसने किया था? कनाडा के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1992 में विकसित किया। लेकिन जो आपका WHO है और जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको एक्सेप्ट किया 1994 में, यानी 90 के दशक में बना। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। गैस दिया है और उसका परसेंटेज दिया है। आसान सा है प्रश्न। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि बार बार आपसे कार्बन डाइऑक्साइड के पूछे जाते हैं। तो नाइट्रोजन कितना है? सबसे ज़्यादा 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपको हमने बताया था 0.03, और ये आपका 0.93 आर्गन हो गया। ठीक, तो यहाँ से राइट आंसर आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है कथन 1 और कथन 2 में बात करनी है कि ये कारण कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास कि दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है, यानी कि कंटिन्यू है। कारण बोल रहा है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। तो बोल रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का जो अधोध्रुवीय निम्न दाब है वह करीब करीब कंटिन्यूअस है, तो सही है। और इसकी तुलना भूखंड भी कम है आपका दक्षिणी गोलार्ध में, ये भी आपका सही व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। समुद्र जल की लवणता, किस क्षेत्र में समुद्र जल की लवणता अधिक होती? विषुवतरेखी, ध्रुवीय, सब ट्रॉपिकल या सब पोलर? तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल बेल्ट में लवणता उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी अधिकतर होती रहती है। पोलर में उतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होता कि लवणता इतनी ज़्यादा बढ़े। सब पोलर में भी वही कहानी होती है, जबकि जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट होता है यहाँ पे आपका वर्षा की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा आपका सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ता है। साथ ही साथ उच्च दाब भी यहाँ पे होता है और प्रतिचक्रवाती दशाएं भी यहाँ पे विद्यमान रहती हैं। ठीक, तो राइट आंसर 3। नेक्स्ट है सभी ज्वारों के सर्वाधिक संचलन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा कारण सभी ज्वारों के लिए संचलन के लिए उत्तरदायी है? महासागर का आकार, महाद्वीपों की आकृति, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, महासागर की लवणता? तो सही है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही आपका ये आकर्षक शक्ति की वजह से ही आपका ज्वार आते हैं, तो जो प्रभावित करेगा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ही। पृथ्वी की सतह से दूरी के संदर्भ में कौन सा प्रतिशत भूमि उच्च की अपेक्षा चंद्रमा की भूमि नीच के लिए सही है? अब देखिए यहाँ पे आपका जो ये प्रश्न बनाया है, ये अपोजी और पेरिगी जो अवस्थाएं हैं, इसी को भूमि नीच यानी कि इसे कहेंगे पेरिगी, भूमि उच्च को कहेंगे अपोजी। अब आप यहाँ पे क्लियर कर जाएंगे। तो कह रहा है कि कौन सी दूरी, तो ये आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12%। कितना प्रतिशत? तो आपका ये 12%, यानी जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। उसी तरह से चंद्रमा भी क्या करता है कि पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाता है, और इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार वो चक्कर पृथ्वी की लगाते हुए सूर्य का भी लगाता है। तो चंद्रमा इस दीर्घ वृत्तीय परिक्रमण के कारण कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक भी आ जाता है और कभी कभी दूर भी आ जाता है। और जब चंद्रमा नज़दीक की स्थिति आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिगी कहते हैं, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक आ जाए। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो तो उसे क्या बोलेंगे? अपोजी बोलेंगे। ठीक, और इसी कारण जो है पेरिगी स्थिति के कारण जो है अपोजी स्थिति के कारण सागरों में जो ज्वार होते हैं वो 12% लगभग उच्च उठते हैं।
ठीक, क्योंकि जब नज़दीक आ जाएगा तो जाहिर सी बात है आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी। नीचे दिए गए कथनों में आपका कथन और कारण से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। सही बात है। अक्सर पूछे भी जाते हैं प्रश्न कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल क्यों ज़्यादा पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि महासागरों के पश्चिमी भाग उनके पूर्वी भाग की तुलना में ज़्यादा गर्म होते हैं। कारण दे रहा है कि प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती है। बात ये भी सही है, क्योंकि जो महासागरीय धाराएं हैं उनकी ज़्यादातर की गति पश्चिमी सीमाओं में ही होती है। महासागरों में विषुवत रेखा के दोनों ओर यदि बात करें तो आपका जो इक्वेटोरियल करंट है वो गर्म करंट होती है, पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। इसलिए देखते हैं कि महासागरों के पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, यानी आपका ये फर्स्ट राइट है। निम्न में से कौन सा पद दो वायुओं के मिलन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत ही आसान है, इन्वायरमेंट ऑल्स इको साउंड या इको टोन्स। देखिए हमने आपको ये ज्योग्राफी में कराया भी है और फर्स्ट पेपर में भी कराया है, उसमें प्रैक्टिस भी कराया था। तो जो दो पारितंत्रों का मिलन क्षेत्र है वो आपका क्या हो जाएगा, इकोटोन। हिंदी में देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए प्रतितान लिखा है, जबकि हमने वहाँ पे कराया आपको इकोटोन। तो इसलिए इंग्लिश भी ज़रूरी है थोड़ा बहुत, आप देखते चलिएगा। किसने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित किया। तो ये देखिए ये प्रश्न बहुत बार हो चुका है, राइट। तो बैरोज हैं। और जबकि जो आपका इकोलॉजी था उसको किसने दिया था, इकोलॉजी को अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इकोसिस्टम को किसने दिया था, एजी टांसले ने दिया था। भूगोल को परिमाणात्मक क्रांति अवधि के दौरान भविष्यवाची पद्धति की खोज के रूप में परिभाषित किया किसने, हेगट ने, बुंगी ने, हार्वे ने या आरजे सोरले ने। तो जो सही उत्तर है परिमाणात्मक क्रांति से संबंधित विलियम बुंगी महोदय हैं, और इन्होंने ही भविष्यवाची पद्धति की खोज भी की थी। इनकी पुस्तक का नाम है थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। भूगोल के क्षेत्रीय संबंधों और अंतर संबंधों को बताते हुए इन्होंने ज्यामिति को इसकी भाषा माना था, यानी ज्योमेट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट है महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच सहसंबंध स्थापित किया है किसने, अल-मसूदी ने, अल-मकदिसी ने, इब्न खालदून ने या इब्न सीना ने। जो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा तो वो है अल-मसूदी। अल-मसूदी का जो जन्म है ये आपका बगदाद में हुआ था, और इनकी जो किताब है उसके बारे में जान लेते हैं। किताब का नाम है किताब मिराज अल-दहाब, अखबार अल-जमा अल-औसत। जो मिराज अल-दहाब है ये बार बार पूछा जाता है, ये सोने की चारागाहों और जवाहरातों के खानों से संबंधित है, ठीक। अल-मसूदी ही बंगाल की खाड़ी को हेरकंद बोला था, बंगाल की खाड़ी को हेरकंद इसने बोला था अल-मसूदी ने। और यहाँ की जो पवनें यहाँ पे चलती हैं उन पवनों को स्पेशली बोला था कि हेरकंद की समसामयिकी पवनों का अच्छा विवरण, यानी बंगाल की खाड़ी की पवनों का या मानसून का। हेरकंद बंगाल की खाड़ी हो गई और मानसून को इसने बोला था पवनें। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून के बारे में पहली चर्चा अल-मसूदी ने किया। अल-मसूदी के अनुसार 7 सागर थे, क्योंकि इन्होंने मानव भूगोल के क्षेत्र में मानव और पर्यावरण के संबंध को भी बताया था। और 7 सागरों में इसने चीन सागर को सेंजी सागर माना था और बंगाल की खाड़ी को हरकेंद सागर माना था, ठीक। और बहुत ज़्यादा डिटेल जाना ज़रूरी नहीं है। अगला देखिए, पीटर हेगेट ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सही है ये ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस। पी. जेम्स का ऑल पॉसिबल वर्ड्स
गोल्ड का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नहीं मिला एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाए, कौन सा मिला नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी जीपी मार्क्स की नहीं है। और जीपी मार्क्स की जो बुक है उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी है, तो किसने लिखा था इसको, तो ये आपका डेविड हार्वे की बुक है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। नेक्स्ट आइए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और आसान सा है ये। चलिए देखते हैं। प्रोबेबिलिज्म है, तो प्रोबेबिलिज्म में आप एकदम मुजबानी यानी आपको एकदम रट्टा होना चाहिए। कौन है, OH के स्पॉट या OH के स्पिट भी आते हैं। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कौन संबंधित है इससे, कमेंट में बताइए आप लोग। तो इसके हैं ग्रिफिथ, टेलर। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की कौन है, कमेंट में बताइए। और मॉडर्न ज्योग्राफी की कौन है, तो मॉडर्न के आपके हम्बोल्ट और रिटर दोनों थे मॉडर्न ज्योग्राफी के प्रवर्तक एक प्रकार से। तो आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे देखिए, हाँ पूरा ऑप्शन दिख गया। अब आप लोगों को लगाना है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। चलिए, हमने आपको बताया। पहले ऑप्शंस में देखिए कि ऑप्शन कई प्रकार के बनाए जाते हैं। यहाँ पे इसलिए डिटेल में ये वाला प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शन 1 दे देता है, 2 दे देता है, इसको मिलाने पूरा हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न ये बना देते हैं तब वहाँ पे समस्या देखनी पड़ती है कि 3 ऑप्शन मिलाने पड़ते हैं, तब आपका चौथा हो पाता है। ठीक, तो यहाँ पे फटाफट मिलाइए। प्रोबेबिलिज्म आपका क्या हो गया, OH के स्पॉट या स्पिट। स्टॉप एंड गो ग्रिफिथ, टेलर। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कौन सा मिल रहा है आपका, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी हम्बोल्ट। मॉडर्न ज्योग्राफी रिटर, तो यहाँ पे देखिए। ठीक, अब देखिए आपने अगर राइट किया होता तो यहाँ पे ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न किया है, किया कि नहीं। तो इस तरह से आपको कई प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा कुल प्रजनन दर होना अपेक्षित है, यानी कितना % जो है एक स्थिरता लाने के लिए होना चाहिए, 3.4, 2.1, 1.2 या 4.2। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तो है आपका 2.1%। ये आपका इतना यदि प्रजनन दर रहे कुल, तो एक प्रकार से स्थिर जनसंख्या हो सकती है। क्योंकि जो संपूर्ण प्रजनन काल की एज होती है कितनी होती है, 15 से 49 मानी जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट नहीं हो पाया और प्रश्न भी यहाँ पे भूलवश जो है, यहाँ पे प्रश्न एक ऑप्शन को पढ़ने से आप खुद ही क्लियर कर लेंगे प्रश्न क्या रहा होगा। प्रश्न पूछा था कि शहरी क्षेत्र कहीं भी या किसी को भी नगर निगम या शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत लाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है वहाँ पे, या एक प्रकार से जनगणना आयोग का जो परिभाषा है वही देख लीजिए कि शहरी क्षेत्र को कहलाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट छूट गया है, ये है आपका कि कोई भी स्थान जिसके पास नगर पालिका, नगर निगम, छावनी या अधिसूचित कस्बा क्षेत्र हो, यानी या तो वो नगर निगम में आ रहा हो या कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत हो या आपका नगर पालिका में हो। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका शहर के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो पहला वाला राइट है आपका कि जिसका नाम जो है नगर निगम या इस तरह से शामिल हो। बी कह रहा है कि 70% जो श्रमजीवी जनसंख्या है गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ये रॉन्ग है, रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये आपका है कि 70% नहीं बल्कि 75%, और वो भी पुरुष जनसंख्या गैर किसी कार्यों में संलग्न हो। अगला है न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, ये आपका राइट है।
अगला है कि प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 100 हो। 100 नहीं बल्कि यहाँ पे 400 है, जो जनगणना आयोग का ये दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही केवल ए और सी है। ठीक, तो जब आपसे कोई शहर की परिभाषा पूछे तो ये भी आप शामिल कर सकते हैं उसमें। अगला रेवनस्टीन का प्रवास मॉडल है और इसमें कह रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है। सर्वाधिक प्रवासी कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रवासी कम दूरी के लिए प्रवास करते हैं। सर्वाधिक प्रवासी शहरी क्षेत्र से ग्रामीण की ओर जाते हैं, या अधिकांश प्रवासी वयस्क होते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है कि कौन सा रेवनस्टीन मॉडल में शामिल नहीं था। तो आपका इन्होंने ये वाला नहीं माना था कि शहरी क्षेत्र से ग्रामीण की ओर नहीं माना था इन्होंने। प्रवसन से संबंधित पहला जो नियम दिया वो इन्होंने ही दिया है, रेवनस्टीन महोदय ने ही दिया है। तो इनका मानना था कि इन्होंने डिस्टेंस डीके ला दिया था, दूरी अपक्षय नियम हो गया। थोड़ी दूरी पर ही जाते हैं अधिकांश प्रवासी क्रम भी बढ़ावा की बात की थी। आर्थिक कारणों से प्रवास होते हैं इन्होंने बताया था। वयस्क होते हैं अधिकतर इन्होंने बताया, और साथ ही साथ इन्होंने बताया था कि ज़्यादातर जो लोग प्रवास करते हैं किसी व्यापारिक उद्योग के लिए या व्यापारिक उद्योगों वाले केंद्र में, और ग्रामीण से शहरों की ओर इन्होंने बताया था ज़्यादा होता है, शहरों से ग्रामीण में नहीं। कुछ अन्य प्रवास के नियम हैं, जैसे एवर्टली का प्रवास का नियम मॉडल है, और जेलिंस्की का गतिशील संक्रमणता नियम है मॉडल है। अगला है कि कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है। तो इन दोनों के बीच क्या कॉमन है। जो बिहार का पटना हो गया, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, ये एज शहर है या कोर शहर है या वैश्विक शहर है, उत्तर औद्योगिक प्रमुख शहर। तो यदि आप देखेंगे तो बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, तो दोनों क्या हो गए, राजधानी हो गए। तो राजधानी होने की वजह से ये क्या हो गए, वहाँ के प्राइमेट सिटी के अंतर्गत आ गए, वहाँ के प्रमुख शहरों में से एक हो गए। ठीक, तो यहाँ पे राइट आपका फोर्थ। तो प्राइमेट सिटी की संकल्पना किसने दी थी, मार्क जेफरसन ने। अगला है क्रिस्टालर का जो मॉडल है इसके बारे में है। तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टालर के मॉडल में जो केंद्रीय स्थान शब्द दिया है, केंद्र स्थल, जेफरसन ने ही दिया था पहली बार, जबकि मॉडल किसने बनाया है, क्रिस्टालर ने बनाया था। तो ये K4 मॉडल की बात करें तो आप जानते हैं, हर कोई जान रहा है K4 मॉडल किसने बनाया, ये संबंधित है आपका यातायात नियम से। जबकि प्रशासन से कौन सा था, K7 था, बाजार से K3 था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। और इनके मॉडल का किसने जो है आलोचना की थी, तो ये लास महोदय थे। ठीक, लास ने आलोचना की थी। और ये जो इन्होंने नियम दिया था तो इसमें इन्होंने केंद्रीय स्थान शब्द का यूज जेफरसन से ही लिया था। राइट, तो यहाँ पे 25 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। कल जो है 2017 का सेकेंड पार्ट देख लेंगे, और इसी तरह से हम डेली आपको प्रश्न भी सॉल्व कराते चल रहे हैं। और दिसंबर 2019 का भी, 2019 जो दिसंबर वाला है, इसका भी पेपर जो है तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जो पेपर हुआ था उसका जो फॉन्ट है बहुत छोटा है, तो वहाँ से लेने पे उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो इसलिए कुछ प्रश्नों को टाइप किया जा रहा है, या जिस तरह से भी हो सकेगा आपको अवेलेबल हम करा देंगे, और उसका डिटेल्ड आंसर भी जिस तरह से इसमें हम लोग देख रहे हैं। राइट, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।